तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ उइर मूवी को। तो दोस्तों उइर फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से बच्चे से। बच्चे का नाम होता है अजीब। अजीब अपने अम्मी अबू और बहन के साथ ट्रेन में सफर कर रहा होता है और मुंबई जाने वाले रास्ते में वो सफर कर रहे होते हैं। उस सफर के दौरान अचानक उनकी छोटी बहन ट्रेन में ही कहीं गुम हो जाती है और कितना भी ढूंढा जाए वो मिल ही नहीं पाती। ये घटना उस लड़के जिसका नाम अजीब होता है उसके दिल पे गहरा जख्म छोड़ जाती है। साल बीतने के बाद अब अजीब एक पुलिस ऑफिसर बन चुका होता है और अभी प्रोबेशन पीरियड पे होता है और सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पे काम कर रहा होता है। लेकिन आज भी रात को वो अपनी खोई हुई बहन को सपनों में देखता है और अजीब अपनी वाइफ और अब्बू के साथ रहता है दोस्तों। और उसकी पोस्टिंग कन्नौर स्टेशन में होती है और वहीं पर उसकी दोस्ती भी होती है एक और पुलिस वाले से जिसका नाम होता है जॉय। जॉय और उसकी बीवी मॉली बहुत ज्यादा समय से बच्चे के लिए ट्रीटमेंट ले रहे थे लेकिन अभी तक कोई भी खुशखबरी नहीं मिल पाती। और एक दिन स्टेशन में कर्नाटका से एक कॉल आती है जहाँ पर बेल्लूर नाम की जगह से एक जले हुए आदमी की डेड बॉडी मिलती है दोस्तों, जहाँ पर उस आदमी की उम्र तकरीबन 40 से 45 साल के बीच होती है। और वहाँ से इन लोगों से ये पूछा जाता है कि इनके स्टेशन में भी कोई मिसिंग पर्सन का केस है या नहीं। और यहीं पर अजीब सारे डिटेल्स को नोट कर लेता है और अपना काम आगे बढ़ाना शुरू करता है। और कुछ दिनों बाद एक और कॉल आती है और इस बार कोडावली से ये कॉल आया जाता है और कहानी हमें ये दिखाती है कि एक सूखे कुएं से एक औरत की लाश भी मिलती है दोस्तों। यहीं पर अजीब और उसकी टीम वहां पर तुरंत पहुंच जाती है और बॉडी काफी ज्यादा सड़ चुकी होती है। उस औरत के हाथ पे एक टैटू भी होता है जो कन्नड़ लैंग्वेज से रिलेटेड एक टैटू होता है, इसीलिए वो समझ नहीं आ पाता। और शुरू में पुलिस इसे सुसाइड का केस मान लेते हैं और इसके बाद टैटू देखकर शक होने लगता है कि ये कोई कर्नाटका से आई हुई नोमैडिक औरत हो सकती है। और यहीं पर पुलिस वाले के घरों में पूछताछ की जाती है और दुर्गा नाम की एक औरत बॉडी को पहचान लेती है और वो बताती है कि इस औरत का नाम शोभा है और शोभा और दुर्गा साथ में कंस्ट्रक्शन साइट पे काम किया करती थी और सबू नाम के ठेकेदार के अंडर वो दोनों काम किया करती थी। यहीं पर शोभा के 2 बच्चे भी होते हैं। और टैटू के बारे में पूछने पे दुर्गा बताती है कि उसमें राजू लिखा हुआ होता है जो शोभा का पति होता है। यहीं पर पुलिस सबू से मिलती है, वो भी कंफर्म करता है कि राजू ही शोभा का पति होता है और वही उन्हें काम पर भी लाया था। और शोभा का कोई भी फोन नहीं उठा रहा होता और राजू नाम का आदमी एक फिल्म शूटिंग सेट पे काम करता था। यहीं पर सबू उन्हें शोभा के घर तक ले जाता है जो सूखे कुएं से थोड़ी दूरी पे ही रहता है। और वहां से पुलिस को 2 फोटोज भी देखने को मिलते हैं जहां पर एक में शोभा अपने बच्चों के साथ होती है और दूसरी फोटो में एक्टर किच्चा सुदीप के साथ शोभा, राजू और बच्चे खड़े हुए देखने को मिलते हैं। और फोटो के नीचे एक स्टूडियो का एड्रेस भी लिखा होता है जो कर्नाटका के एक गाँव में प्रेजेंट होता है दोस्तों। यहीं पर पुलिस वहां पर जाती है और स्टूडियो वाले बताते हैं कि ज्यादा लोग पास के चित्रहली गांव से ही अपने फोटो खिंचवाने यहाँ पर आया करते थे। और इसके बाद वहाँ पर राजू की फोटो दिखा के पूछताछ की जाती है और आखिर में राजू खुद उनके सामने एक दुकान में आ जाता है और पुलिस उसे वहीं पर पकड़ लेती है दोस्तों। इसके बाद राजू को लेकर वापस जाते वक्त रास्ते में वो अपनी और शोभा की पूरी कहानी सुनाना शुरू करता है और यहीं पर वो कहानी बताता है कि बेडाकोटा में एक बार लैंडस्लाइड हुआ था, वहाँ से लोग चित्रहली शिफ्ट हो गए थे। उसी ग्रुप में राजू और शोभा भी होते थे और वहीं पर दोनों की मुलाकात भी हुई थी और दोनों के बीच में काफी ज्यादा प्यार हो गया था और उन दोनों ने शादी भी कर ली थी और 2 बच्चे भी हो गए थे। और यहीं पर घर चलाने के लिए वो गुड़िया बनाते थे लेकिन धीरे धीरे बिजनेस में मंदा पड़ गया और उनके घर में गरीबी छा गई दोस्तों। और यहीं पर राजू को शराब की लत भी थी और इसी मुश्किल वक्त में शोभा के एक रिश्तेदार जिसका नाम गणेश था उन्होंने उनकी मदद की थी और यहीं पर राजू को फिल्म शूटिंग सेट पे नौकरी भी दिलवाई और नई जगह रहने का इंतजाम भी किया था। गणेश राजू के बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार किया करता था और उनके लिए खिलौने भी लाता रहता था। और जब राजू रात को देर से घर आया करता था तो उस वक्त गणेश और शोभा के बीच नाजायज संबंध बनना शुरू हो गया था। और एक दिन राजू ने उन्हें दरवाजे की छोटी सी लकीर से देख लिया था और यहीं पर दोनों गले मिल रहे थे और राजू बिना आवाज किए वहां से चला जाता है लेकिन अगले ही दिन कुछ जाहिर नहीं करता और इस रिश्ते को रोकने के लिए वो अपनी फैमिली को लेकर कोडलवल्ली चला जाता है और नए सिरे से जिंदगी को शुरू करने की कोशिश करता है दोस्तों। लेकिन इसके बाद भी गणेश वहां भी पहुंच जाता है और राजू को सबके सामने जलील करना शुरू कर देता है। और यहीं पे शर्म से टूटा हुआ राजू अपने दोनों बच्चों को लेकर वहां से निकल जाता है। और जब पूछते हैं कि बहन का घर कहाँ पर है तो राजू बोलता है कि बेल्लूर में उसका घर है। और उसके बाद शोभा और गणेश का क्या हुआ ये मुझे नहीं पता, ऐसा राजू कह देता है दोस्तों। और यहीं तक कहानी हमें काफी कुछ बता देती है। और इसी के बाद राजू को ले जाकर शोभा की बॉडी दिखाई जाती है और वो फूट फूट के रोने लग जाता है और कंफर्म करता है कि
ये बॉडी शोभा की ही है और उनके प्यार के जमाने में शोभा ने अपने हाथ में राजू का नाम गुड़वाया था, यानी उसके नाम का टैटू बनवाया था। और यहीं पर फिलहाल पुलिस राजू को कुछ पैसे देकर वापस गांव की ओर भेज देती है और साथ में कहती है कि अगर गणेश के बारे में कोई भी खबर मिले तो जरूर बताना। और यहीं पर केस को सुसाइड मानकर बंद करने का प्लान था दोस्तों, लेकिन उसके जाने के बाद एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है जिसमें पता चलता है कि लंग्स में पानी कम है और सर के पीछे चोट भी लगी हुई है, मतलब ये मर्डर हो सकता है, सुसाइड की ओर ये इशारा नहीं दे रहा। और जब सारे पुलिस वाले इस बात को गहरी सोच से सोच रहे थे तो अचानक से राजू की असली फैमिली यानी उसकी माँ और बहन स्टेशन पे आ जाती है और वो बताते हैं कि 1 साल से राजू का कोई पता नहीं है और किसी ने बताया कि वो यहाँ पर आया था, इसीलिए ये लोग ढूंढते हुए उसे यहाँ पर पहुंच गए हैं। और पुलिस जब पकड़े गए राजू की फोटो दिखाती है तो उसकी फैमिली साफ मना कर देती है और कहते हैं कि ये राजू है ही नहीं। यहीं पे फिल्म का पहला ट्विस्ट आ जाता है दोस्तों, जहाँ पर पूछने पे पता चलता है कि ये शोभा का रिश्तेदार भुवनेश है। यहीं पे थोड़े से पैर तले जमीन खिसक जाती है, वो भी किसके, पुलिस वालों के। और यहीं पर पता चलता है कि शोभा के बच्चे भी राजू की बहन के घर पर नहीं आते, उन्होंने तो 1 साल से बच्चों को देखा तक नहीं है। अब समझ आता है कि जिसने अपने आप को राजू बताकर पूरी कहानी सुनाई थी वो असल में भुवनेश था और उसने सबको धोखा दिया था। पुलिस फौरन भुवनेश के गांव पर पहुंच जाती है, वहां पर उसकी एक और बीवी होती और बच्चे पहले से ही होते हैं दोस्तों। और यहीं पर यह कहानी का दूसरा बड़ा रिवील होता है और उसे दोबारा पकड़ा जाता है और इस बार वो असलियत बताता है। और भुवनेश और शोभा बचपन से एक दूसरे को पसंद किया करते थे, लेकिन शोभा के घर वालों ने इस रिश्ते को मंजूरी नहीं दी थी और उसकी शादी राजू से जबरदस्ती करा दी थी। और पहले जिसे गणेश बताया गया था वो असल में राजू ही था और जो असली पति राजू है वही भुवनेश होता है। मतलब इस शादी के बाद राजू की नौकरी चली गई थी और वो शराबी बन गया था। और यहीं पर शोभा के घर वालों ने ही भुवनेश से कहा कि राजू को कोई काम दिलवा दो, इसीलिए भुवनेश ने नौकरी और रहने का इंतजाम कर लिया, वो भी राजू के लिए। लेकिन भुवनेश के दिल में पुराना प्यार फिर से जाग उठा और बच्चों से भी वो बहुत ज्यादा प्यार करने लगा और धीरे धीरे शोभा और भुवनेश के बीच फिर से संबंध बनने लग गए। और एक रात काम से लौटते वक्त राजू ने बाहर भुवनेश का ऑटो देख लिया था और दरवाजे की डंडी से अंदर झांका तो दोनों गले मिल रहे थे। कुछ बोले बिना राजू वहां से चला जाता है, लेकिन शोभा को लगता है कि कोई बाहर आया था और दरवाजा खोलकर देखा तो कोई नहीं होता। उसके बाद राजू कभी घर वापस आया ही नहीं था, इसीलिए शोभा बच्चों को लेकर कोडलवल्ली चले गई थी, जहाँ पर भुवनेश शूटिंग के काम से पहले से ही जाता रहता था और वहीं पर दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं दोस्तों। और यहीं पर जब पुलिस रिवील करने को कहती है कि आगे क्या हुआ तो भुवनेश बताता है कि एक बार शूटिंग के काम से वो कई दिन बाहर रहता था और लौट कर आया तो बच्चे घर पे थे ही नहीं। मतलब शोभा से पूछा तो उसने कुछ बताया ही नहीं और आखिरकार गुस्सा होने पे शोभा ने कहा कि बच्चों को उनका बाप राजू ले गया है और उसने ये भी कहा कि वो नशेड़ी बच्चे ना ही होते तो अच्छा था और आखिर वो तुम्हारे बच्चे भी नहीं है। इस बात को सुन के भुवनेश गुस्से में बोलता है कि मैंने उन्हें अपने बच्चों की तरह पाला था और तुम उन्हें कैसे बुला सकती हो। इसी झगड़े में भुवनेश ने शोभा को धक्का दे दिया होता है दोस्तों और उसका सर चूल्हे के किनारे पे लग जाता है और वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। और कुछ देर बाद भुवनेश को एहसास होता है कि शोभा मर चुकी है और उसके दिमाग में बचाव का कोई रास्ता ना मिलने के कारण उसने बॉडी को पास वाले खेत में जला देने का प्लान बनाया होता है। लेकिन रास्ते में मंदिर का एक जुलूस आ रहा होता है और लोगों से बचने के लिए उसने बॉडी को कुएं के किनारे ही रख दिया होता है दोस्तों और खुद छुप जाता है। तभी उसका ध्यान हट जाता है और बॉडी कुएं में गिर जाती है दोस्तों और ये चीज एक्सीडेंट से हो जाती है। मतलब मारा तो उसने जानबूझ के ही था, बट कुएं में वो बाय कोइंसिडेंस गिर गई थी। वो उसे जलाना चाहता था ताकि कोई भी सबूत नहीं रहे। और इस बात को यहाँ तक सुनाकर भुवनेश ने अपना गुनाह कबूल कर लिया होता है और उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया होता है दोस्तों। लेकिन अभी भी राजू और दोनों बच्चे मिसिंग होते हैं और बड़े ऑफिसर्स ने अजीब से कहा कि ये केस उनके एरिया का नहीं है क्योंकि बच्चे कहीं और चले गए होंगे और अब इस केस के पीछे मत पड़ो। लेकिन अगले ही दिन एक और कॉल आती है और इस बार वो कॉल गोवा से आती है और उसी वक्त अजीब को याद आता है कि पहले कि बेलूर में एक जले हुए मर्द की डेड बॉडी मिली थी और वहां से उन्हें पहले कॉल भी आया था। तो वो शक के कारण उसके डिटेल्स दोबारा चेक करना शुरू करता है और कर्नाटका पुलिस से बात करता है क्योंकि उसे शक होता है कि बॉडी राजू की हो सकती है। इसलिए क्योंकि भुवनेश की कहानी में एक झूठ पकड़ा गया था और उसने कहा था कि बच्चों को अपनी बहन के घर पे बेलूर भेज दिया गया था, लेकिन बेलूर तो एक फॉरेस्ट एरिया है और राजू
राजू की असली बहन का घर तो चित्राहल्ली में होता है। और इसके बाद फिर भुवनेश ने बेलूर का नाम क्यों लिया था, ये शक अजीब के मन ही मन में उगता रहता है और वो इस बारे में काफी ज्यादा सोचने लग जाता है दोस्तों। और यहीं पर हमें पता चलता है कि बेलूर फॉरेस्ट से मिली हुई जली हुई बॉडी की उम्र भी 40 से 45 साल के बीच निकलती है। और वहीं पर पास में एक लैंटर्न भी मिलता है जिसे बॉडी जलाई गई थी। मतलब लैंटर्न पूरा जला नहीं होता, उसके नीचे एक दुकान का एड्रेस लिखा हुआ होता है जो धर्मदम नाम की जगह में होता है दोस्तों, जो जीप के ही स्टेशन के एरिया में पड़ता है। और इसी वजह से कर्नाटका पुलिस ने पहले अजीब के स्टेशन को कॉल किया था। पुलिस उस दुकान पे जाती है। यहीं पर दुकानदार बताता है कि ऐसे लालटेन फिल्म शूटिंग के लिए बल्क में काफी ज्यादा बेचे जाते हैं और उन्हें खरीदने वालों की लिस्ट भी दे देता है। यहीं पर उस फिल्म यूनिट से पूछताछ करने पे पता चलता है कि एक गाने की शूटिंग के लिए लालटेन लाए गए थे और उस वक्त भुवनेश वहाँ पर काम किया करता था और शूटिंग के बाद एक लालटेन भुवनेश खुद अपने साथ भी ले गया था। ये सुनते ही अजीब समझ आता है कि अगर वो लालटेन भुवनेश ले गया था तो जो बॉडी उसने जलाई वो राजू की ही थी। मतलब यहीं पर पुलिस भुवनेश को दोबारा कस्टडी में ले लेती है क्योंकि यहाँ पर पूरा शक भुवनेश के ऊपर ही चले जाता है। और पहले वो सबसे इनकार करना शुरू करता है लेकिन सारे सबूत उसके खिलाफ ही होते हैं और उसके पास खुद को डिफेंड करने के लिए कोई भी सबूत नहीं होता। और थोड़ी सख्ती से पूछताछ करने पे वो पूरी सच्चाई बताना शुरू करता है। जहाँ पर पहली वाली रात जब राजू ने उन्हें गले मिलते हुए देखा था तो अगले दिन ही राजू का रवैया बदल गया था और वो चुप रहने लग गया था। वो छोटी छोटी बात पर गुस्सा दिखाता और शोभा को धीरे धीरे शक होने लगा और उसने भुवनेश को बता दिया कि राजू ने उन्हें साथ में देख लिया है और मौका मिला तो मार भी सकता है। यहीं पर ये सुन के भुवनेश डर जाता है और उसके बाद भुवनेश ने शोभा के शरीर पे राजू के मारने के निशान भी देखे थे और अगले ही दिन वो राजू को शराब पीने के बहाने बुला देता है, जहाँ पर घर के बाहर बैठकर दोनों शराब पीते हैं। और पीते पीते राजू गुस्से में पूछता है कि तुम्हारा और शोभा का क्या चक्कर चल रहा है और बात बढ़ते बढ़ते झगड़ा होने लग जाता है दोस्तों और दोनों के बीच काफी ज्यादा गर्मा गर्मी हो जाती है। और यहीं पर राजू भुवनेश पे हमला करने की कोशिश करता है और जवाब में भुवनेश राजू का गला दबाकर उसे वहीं पर मौत के घाट उतार देता है। और इस सब में शोभा भी साथ देती है दोस्तों, जो उसकी अपनी बीवी होती है और दोनों मिलकर राजू की डेड बॉडी को एक बड़े से फॉरेस्ट एरिया में ले जाते हैं और उसी लालटेन से जलाने की कोशिश करते हैं। और इसी दौरान भुवनेश के हाथ पे आग लग जाती है जिसके निशान आज भी उसके हाथ पे मौजूद होते हैं। और अब पुलिस पूछती है कि राजू को मारने के बाद तुम शोभा और बच्चों के साथ कुड़ालवल्ली आ गए थे, फिर शोभा को क्यों मारा? क्योंकि पहली बार तुमने कहा था कि शोभा ने बच्चों को राजू के साथ भेज दिया है इसीलिए मारा, लेकिन राजू तो पहले ही मर चुका था तो वो बच्चों को तो ले जा ही नहीं सकता था। यहीं पर भुवनेश बताता है कि शोभा का चित्राहल्ली में रहकर खुलेआम सबके सामने रहने की एक जिद थी, जबकि वहाँ पर भुवनेश की पहले से एक बीवी भी थी और उसके बच्चे भी थे, जिसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है दोस्तों। यहीं पर शोभा कहती है कि मुझे भी इज्जत से लोगों के सामने ही जीना है और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो सबको बता देगी कि तुमने राजू को मारा है। और इसी धमकी और गुस्से में भुवनेश ने शोभा को भी मार डाला दोस्तों। और इसके बाद रात को जब वो बॉडी को जलाने के लिए ले जाता है तो वो उससे अनजाने में गलती से कुएं में गिर गई थी और उस वक्त दोनों बच्चे गहरी नींद में सो रहे थे। और घर लौटकर भुवनेश चुपके से वहां से भागने की कोशिश करता है लेकिन बच्चे उठ जाते हैं और भूख से रोने लग जाते हैं। यहीं पर भुवनेश ने उन्हें खाना देकर चुप तो करा दिया था और जब बच्चों ने पूछा कि माँ कहाँ है तो उसने जवाब दिया कि वो बाहर गई है। यहीं पर बच्चों को वहां पर ज्यादा देर रखना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था क्योंकि बाहर लोगों को काफी कुछ पता चल सकता था, इसीलिए वो उन्हें लेकर रेलवे स्टेशन पर जाता है और मुंबई जाने वाली ट्रेन में बिठा देता है और खाना लेने के बहाने उतरकर वो वापस से ट्रेन में नहीं चढ़ता और वहां से भाग जाता है और बच्चों को अकेले ही छोड़ देता है और बच्चे अकेले ही उस ट्रेन में मुंबई चले जाते हैं। और उसके बाद उनका क्या हुआ ये मुझे नहीं पता, वो ऐसे कह के इस बात को खत्म कर देता है और ऐसा भुवनेश कह देता है दोस्तों। ये सुन के पुलिस वालों को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और दुख भी होता है कि इतने छोटे बच्चों को एक अनजान जगह पर जहाँ की उन्हें भाषा भी नहीं आती अकेले कैसे भेज दिया। यहीं पर शोभा और राजू दोनों के कत्ल भुवनेश नहीं किए ये साबित हो जाता है, लेकिन अभी भी बच्चे गुम होते हैं और बड़े ऑफिसर्स कहते हैं कि ये पीछा करना बेकार है क्योंकि ये केस हमें कहीं नहीं पहुंचाएगा, इस केस में और वक्त जाया करना ठीक नहीं। लेकिन ये दोनों पुलिस वाले जिनका नाम जॉय और अजीब है उन दोनों को बच्चों की चिंता खाई जा रही होती है और वो अंदर ही अंदर बच्चों के बारे में सोचते रहते हैं और वो बच्चों की पुरानी फोटो लेकर सारे स्टेशन को नोटिस भी भेजते हैं दोस्तों। और यहीं पर भुवनेश ने बताया था कि वो उन्हें ऑर्फेनेज भी ले गया था लेकिन किसी ने भी उन्हें नहीं रखा और सबने रखने से मना कर दिया था।
इसीलिए उसने मजबूरी में आकर उन्हें ट्रेन में बिठाकर मुंबई भेज दिया था। और ऑर्फनेज जाके पूछताछ करने पे पता चलता है कि भुवनेश वाकई बच्चों को वहां पर लेकर गया था और उन्हें ट्रेन में चढ़ाते हुए सीसीटीवी फुटेज भी मिल जाती है दोस्तों। और यहीं पर हम देखते हैं कि मुंबई के स्टेशन को भी फोटोज भेजे जाते हैं और नोटिस दिया जाता है कि ये बच्चे कहीं भी दिखे तो इन्फॉर्म जरूर करना। और अजीब खुद कई सारी जगह जाकर पूछताछ करता है लेकिन कहीं से कुछ भी पता नहीं चलता। और सालों पहले अपनी बहन को ट्रेन में खोने के बाद अजीब कभी ट्रेन में नहीं बैठा था और ट्रेन की आवाज सुन के भी उसे डर लगने लगता था, क्योंकि ये चीज उसके साथ बचपन से एक ट्रॉमे की तरह रही थी। लेकिन फिर भी इन बच्चों को ढूंढने के लिए वो ट्रेन में सफर करता है और जगह जगह जाकर तलाश करता है। और बीच में बहुत सारे फेक कॉल्स भी आते रहते हैं जिनमें से लोग कहते हैं कि बच्चे यहाँ देखे गए थे, वहाँ देखे गए थे, लेकिन वो कॉल फेक होते हैं। और आखिर में मुंबई से एक कॉल आती है जिसमें बताया जाता है कि ये बच्चे जो हमने देखे हैं वो फोटो से मैच होते हैं और ये दोनों बच्चे एक शेल्टर होम में लाए गए हैं जहाँ पर पहले भी बहुत से लोग उन्हें ले जाने की कोशिश कर चुके हैं। और उस जगह पर पूछताछ करने से पता चलता है कि ऐसे बहुत से बच्चों को शेल्टर होम में लाकर अलग अलग लोगों को बेच दिया जाता है। और ऐसी कई सारी गैंग वहाँ पर चालू हैं जो इन चीजों को एक्टिवली अंजाम दे रही है और अकेले वो लोग कुछ नहीं कर सकते क्योंकि एक्शन लेने पे सस्पेंशन और ट्रांसफर का खतरा होता है दोस्तों। लेकिन फिर भी अजीब और जॉय वहाँ पर पहुंच जाते हैं जहाँ का एड्रेस उन्हें मिलता है और वहाँ पर बहुत सारे बच्चे मिलते हैं लेकिन फोटो जैसे दिखने वाले कोई भी बच्चे नजर ही नहीं आते और वो दोनों वापस जाने ही वाले होते हैं। लेकिन तभी अजीब को दो बच्चे तमिल में बात करते हुए सुनाई देते हैं और उन बच्चों के बीच में एक लड़का अपनी छोटी बहन को खाना खिला रहा होता है और पास जाने में पता चलता है कि ये दोनों बच्चे शोभा के ही हैं। यहीं पर नाम पूछकर कंफर्म किया जाता है और फोटो दिखाने पे दोनों बच्चे पहचान लेते हैं किसमें से उनकी माँ कौन है। और इतनी लंबी तलाश के बाद आखिर बच्चे मिल ही जाते हैं और अजीब और उसकी टीम बहुत ज्यादा खुश होने लग जाती है और वहां से उन्हें रेस्क्यू करके केरला वापस लाया जाता है दोस्तों। और ये केरला पुलिस के लिए एक गर्व का पल होता है। और खास बात ये होती है कि अजीब और जॉय ने ये पूरी तलाश ऑफिशियल ड्यूटी से हटके सिर्फ अपने दिल से उनसे जो प्यार था, उनकी जो चिंता थी, उसकी वजह से की थी। चाहते तो ये चीज नहीं कर पाते पर इन दोनों के दिल में एक काइंडनेस थी। और यहीं पर बच्चों को रेस्क्यू करने के बाद पुलिस की देखरेख में ही उनके रहने का पूरा इंतजाम कर दिया जाता है। फिल्म के आखिर में हमें असली वाकये में शामिल बच्चे और असली पुलिस ऑफिसर दिखाए जाते हैं क्योंकि ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है दोस्तों। और सालों पहले जो अपनी बहन खोई थी, अजीब नहीं चाहता था कि इन बच्चों के साथ भी वही हो और उसी सोच ने आखिरकार बच्चों को सुरक्षित घर तक पहुंचाया और यहीं पर ये फिल्म अपना अंतिम चरम छूती है दोस्तों। ये थी ओएर फिल्म की कहानी। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और कमेंट में जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। और अगर आपको इसी तरह की वीडियोस पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।